संबोधन करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप लोगों के स्वागत में इतना जोरदार ना लगाएं कि लगे कि मतलब समझिए कि जो हमारा लीडरशिप जिसके अंतर्गत हम लोग इस पूर्वोत्तर पेंशन एसोसिएशन में काम कर रहे हैं कि लीडरशिप वास्तव में हम मजबूत पेंशनरों के लिए मजबूत पेंशनरों के लिए किस तरीके से हम लोग लोगों की सेवा में हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। एक जोरदार ना लगाने ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को हीरा मिला है, जो मतलब समझिए कि आज हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समस्या लाइए, समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हमने देखा है कि वर्किंग यूनियन में भी 20 पीएनएफ का एजेंडा होता है जिसको साल होने में 10 साल लग जाते हैं। तो एक ना लगाइए। माननीय अमीर अमन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीर अमन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद, अमीर अमन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। श्री रमन साहब धन्यवाद। हमारे लिए नहीं, हम तो चाहेंगे कोहली साहब के लिए आपको ताली बजाइए। 87 ईयर और महामंत्री के पद को बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। बताइए लोगों को क्या होता है, उसी शहर में रह के मीटिंग में आना लोगों के लिए दिक्कत की बात होती है। और जब इनके सामने प्रस्ताव गया कि छपरा चल रहा है, अरे बिल्कुल साहब मैं तैयार हूँ, भटनी चल रहा है बिल्कुल तैयार हूँ, कहीं के लिए लखनऊ चल रहा है तैयार हूँ। ये जोश है, ये जज्बा है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार ताली एक बार। आदरणीय कोहली साहब, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, बगल में हमारे श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी नारा लगवा रहे थे, इनकी तारीफ मैं कितनी करूं हमारे समझ नहीं आता है। ये सीनियर अकाउंट्स अफसर के पद से रिटायर हुए हैं और इंडियन रेलवे मजदूर यूनियन में भी काफी महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। बगल में श्री मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिस दिन शाम को ये हमको फोन ना करते हो और फोन पर क्या चर्चा होती है सिवाय इसके कि भाई फला का ग्रीवांश है, फला का ये चीज है, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं होती है। और इसी तरह भानु प्रकाश जी अपने आप में, भानु प्रकाश नारायण जी अपने आप में विभूति हैं और भी तमाम यहाँ पर हैं। कल परसों सत्यनारायण तिवारी से बात हुई, निजामुद्दीन जी से भी बात हुई, बहुत सारे साथियों से हमारी बातचीत होती रही है। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से इस एसोसिएशन में टपक पड़ा। मैं 31 जुलाई 2015 में सीनियर डीपीओ वाराणसी के पद से रिटायर हुआ। उससे पहले हेडक्वार्टर में काफी लंबे समय से डिप्टी सीपीओ नॉन गस्टेड और डिप्टी सीपीओ गस्टेड, ये दोनों अलग अलग पद होता है, दोनों पदों को एक साथ में धारित करता रहा। 4-4.5 साल तक मैं इस पे काम करता रहा। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रेलवे भर्ती सेल के चेयरमैन का जगह खाली हुआ और उस पर हमको जबरिया कहा गया कि आप इसका चार्ज लीजिए। मैंने कहा कि अब 2-4 साल रह गया रिटायरमेंट का, मैं इस पद पे नहीं जाऊंगा, आप हमको एनएफ रेलवे गुवाहाटी भेज दीजिए, वो हमको मंजूर है। लेकिन चलते चलाते वो क्या कहते हैं, क्या खाक मुसलमान होंगे, वो अगली बात मैं ये सोच के मना कर दिया। और बदले में हमको फिर ये वाराणसी मंडल मिला। करीब लगभग 4 साल में यहाँ पे रहा और अपने कार्यकाल में यथासंभव सब लोगों को प्रसन्न रखने का कोशिश किया। किसी की समस्या में फाइल में देखता था तो अपने डीलर को बुला के डांटता था कि क्या इसमें नुक्सा लगा रहे हो, तुम इसको पॉजिटिव वे में करो ताकि हम सीधे इस पर अनुमोदन देते। इस तरह करके हमारा ये वक्त हमारा गुजरा और उसके बाद से फिर अपने घर के कामों में व्यस्त हो गया। एक दिन पेंशनर्स एसोसिएशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो साहब हमारे घर पे आए और बड़ा आग्रह किए कि आप इस एसोसिएशन की मीटिंग में आइए। और मैं उनके साथ गया तो देखा 8-10 लोग जो है एक मंदिर पे बैठ के चादर बिछा के मीटिंग कर रहे थे। और जब मैंने उन लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि इन सबके अंदर बहुत सारी इनकी ग्रीवांसेस है, इनकी बहुत सारी पीड़ा है, जिसका आज के डेट में वही लिखा पढ़ी से 1-2 साल 3 साल में
किसी तरह इनका निपटारा हो रहा है, तो हमें ये लगा कि इस एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए। और इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, उसके पीछे भी स्वार्थ हमारे समझ में आ गया। स्वार्थ क्या था कि रिटायरमेंट तो 60 साल की नौकरी करने के बाद हो ही चुका है, और जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद आदमी हर काम से फ्री हो जाता है, तो व्यस्त रखने के लिए कुछ चाहिए। और दूसरी चीज है कि कोई आके धरती पे अमर होके तो आया नहीं, सबको एक न एक दिन ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए अगर अपना सीआर सही रहेगा तब तो ऊपर बढ़िया जगह मिलेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो मैंने सोचा कि अपना सीआर ठीक करवाने का बड़ा बढ़िया मौका है, लोगों की सेवा करो, सीआर ठीक हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो हो सकता है फर्स्ट एसी में जगह मिल जाए। दोस्तों, ये जो एसोसिएशन, इस एसोसिएशन में क्या है? जो विद्यालय सब लोग जो आए अध्यक्ष हैं हैं पूरे खुद से चल के एसोसिएशन का एक पैसा नहीं खर्चा कराते, अपनी पॉकेट से खर्चा करके आते हैं, यहाँ आप लोग के बीच में हैं, अपना टाइम देते हैं। और अपना टाइम 1-2 घंटे नहीं देते हैं, केवल मीटिंग में नहीं देते हैं, बल्कि 24 घंटा देते हैं। हमेशा फोन हम लोग का ऑन रहता है। किसी का अचानक फोन आता है कि सर हमारी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। किसी का इस तरह के तमाम फोन आते रहते हैं। किसी का फोन आता है, साहब हमको अच्छा वाला पेंशन मिल रहा था, पिछले महीने से हमारा पेंशन बंद कर दिया। किसी का आता है, साहब मैं रिटायर हुआ, रिटायरमेंट से 1 महीने पहले हमको एक प्रमोशन दिया गया। अभी किसी का केस आया था, 2400 में प्रमोशन दिया गया, लेकिन आज तक मैं उसका पेंशन नहीं पाया। किसी का आता है कि अवार्ड नहीं मिला। इस तरह के तमाम डिफरेंट टाइप के मिसलेनियस केसेस आते हैं। अब सवाल ये है कि आज के डेट में जो मशीनरी है बैठा हुआ, बुरा मत मानिएगा, आज के डेट में जो मशीनरी बैठा हुआ है वो हीला हवाली करने वाला मशीनरी है, चीजों को टरकाने वाला है, इंटरेस्ट लेके धन्यवाद ज्ञापन आपसे कराएंगे। दोस्तों, जब मैं बनारस डिवीजन में सीनियर डीपीओ का पहला दिन चार्ज लिया, तो चार्ज लेने के साथ ही थोड़ा सा हालचाल लोगों से पूछा, और हमने पूछा कि यहाँ पे ऑफिस में लोग कितने बजे आते हैं। कह लगे सब यहाँ पे टाइम नहीं है, कोई 11 बजे आता है, कोई 11:30 बजे आता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और इसके बाद भी लोग यहाँ नहीं बैठते, सब चाय वाय की दुकान पर नजर आते हैं। हमने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ी सा। चलिए, हमने खबर सारे ओएसएस को बुला के कह दिया कि भाई देखो, अगर भारत सरकार का तनख्वाह ले जाते हो 50,000, 60,000, 70,000 ले जाते हो, तो उसका रिटर्न चाहिए। और सिर्फ मैं आपसे रिटर्न नहीं लेना चाहता हूं, मैं खुद अपना भी रिटर्न देने के लिए तैयार हूं। मैं यहां बैठाया गया हूं एज सीनियर डीपीओ, इसलिए बैठाया गया हूं कि जिस चीज को आप लोग फंसाइए, जिस चीज को आप लोग बुझाइए, उसका मैं समाधान करूं। मुझे भारत सरकार से इस चीज का तनख्वाह है, जबकि आज के डेट में जो अधिकारी हैं वो इस चीज को नहीं महसूस करते। लेकिन मैंने कहा कि मेरा ये दायित्व है कि जिस चीज को आप फंसाइएगा उसको मैं सुलझाऊंगा, और हमको भारत सरकार इसी चीज के लिए तनख्वाह देती है। अगर मैं सुलझाने का काम नहीं किया तो मैं अधिकारी किस चीज का, हमारा ड्यूटी कैसे पूरा होगा। और जब ये चीज उनको समझाया और साथ में कहा कि वर्क को आपको अपने स्टाफ से लेना है, तो इसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। यानी कि स्टाफ टाइम पे आए, सीट पे बैठे, अपना काम करे, और हमारे तक कोई ग्रीवांस ना पहुंचे। ग्रीवांस अगर पहुंच गया तो फिर समझ लीजिए खैर नहीं। समझाया, लोगों ने बात को सुना। 1 हफ्ते बाद अटेंडेंस रजिस्टर मैं मंगवा लिया करता था अपने स्टेनों के कमरे में, अपने पास में मंगवाता था स्टेनों के कमरे में, और उसको कहा था कि देखो 9:30 बजे का टाइम, अगर 10:30 बजे तक 11 बजे तक चला आता है तो दस्तखत करवा दूंगा। 1 हफ्ता ऐसे चलेगा। और उसके अगले हफ्ते हमने कहा कि अब 11 के बजाय उसको 10:30 पे ले आओ, और उसके बाद खींच के हमने कहा कि 10 बजे तक ले आओ, है। लेकिन 10 से नीचे की बात हमने नहीं किया। हमने कहा 10 बजे तक भी कोई आ जाता है, 10:15 तक भी आ जाता है, तो कोई बात नहीं है, और सबको टारगेटेड किया। उसके बाद से काफी अच्छा सारा काम धाम चलने लगा। लोग काफी प्रसन्न रहे, किसी स्टाफ को डांटा नहीं, किसी को फटकारा नहीं, और हमेशा दिल हमेशा खुला रखा, क्योंकि हमारे अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड था। ये मैं सोच के चलता था कि कैसे चीजों को सुलझाए। और दोस्तों, मैं बताऊं, जब रिटायरमेंट के बाद इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया
तो हमारे मन में पहला एक ख्याल आया कि सबसे पहले जहां से मैं रिटायर हुआ हूं, सबसे पहले एसोसिएशन को वहीं पर खोलना। अमूमन हमारे ही कैडर के तमाम अधिकारी जिनको मैं बुलाता हूं, भैया आओ एसोसिएशन में, तो पता नहीं कहा कभी एवे नहीं करते। वजह आप लोग सब, जिसके मन में चोर रहता है, जो ये सोचता है कि अरे हम जाएंगे पब्लिक को फेस करेंगे, कोई किसी ने कह दिया साहब हमसे ये चीज लिए थे तो क्या हम जवाब देंगे, ये सोच के लोग आते ही नहीं है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का नुकसान किया नहीं, सबका सुलझाने का काम किया। तो मेरा तो आत्मबल जो है, मेरा जो आत्मविश्वास है वो हमको प्रेरित कर रहा था। और पहले ही मीटिंग में बनारस में शानदार लगभग 30 या 35 लोगों ने सदस्यता लिया। उसी दिन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे उसकी तादाद जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी, क्योंकि ये जो 16 तारीख है ना, 16 अप्रैल को वाराणसी मंडल का एनुअल फंक्शन होने जा रहा है पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का। ये डेट 9 तारीख को फिक्स था, डीआरएम साहब ने कह के इसको 16 तारीख करवाया कि 16 तारीख को कीजिए, मैं भी रहूंगा और हमारे सारे सीनियर डीपीओ, सारे ब्रांच अफसर। ये कितनी बड़ी बात है कि एक एसोसिएशन में डीआरएम आके बैठ रहा है और आप लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार है। खुशी की बात है कि नहीं है? ताली तो बजी चाहिए। इसी तरह दूर दराज का एक ब्रांच है प्रयागराज रामबाग, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वहां भी ब्रांच है। वहां का भी वार्षिकोत्सव इसी 5 तारीख को होने जा रहा है। 5 तारीख को वहां विज्ञान परिषद का एक सभागार है, उसको लोगों ने बुक करा है। देखिए इधर चले जाइए तो इधर काशीपुर है, सुना है ना, काठगोदाम के पास काशीपुर, वहां पर हमारी ब्रांच है। बड़ा शानदार सब कुछ काम हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब कैसे, सिर्फ जवानी जमा खर्च नहीं है। अभी मिथिलेश जी ने हकीकत बताई। जब छपरा में ब्रांच खोला गया तो देखा गया कि साहब छपरा में तमाम दूर दराज देहात गांव में लोग रह रहे हैं, किसी का पेंशन नहीं, किसी का पेंशन सही नहीं मिल रहा है, किसी का रिटायरमेंट के वक्त का बोनस नहीं मिला है, किसी के लीव इनकैशमेंट में गड़बड़ी है, किसी का ग्रेचुटी नहीं मिला है। तमाम इस तरह के बहुत सारे लोगों का रिवीजन ही नहीं हुआ था, यूएमआईडी कार्ड नहीं बना था, इस तरह तमाम प्रॉब्लम। आज की डेट में बड़ा गर्व से पिछली मीटिंग में कह रहे थे कि साहब हमारे ब्रांच में 98% ग्रीवांस का समाधान हो गया, 98%। और ये हकीकत है, क्योंकि अब मैं इनसे पूछता हूं कि मिथिलेश जी कोई ग्रीवांस है? नहीं सर, अभी तो नहीं। ये हाल, यहां पर उल्टा गियर में गाड़ी चलती है। या वो जो लाइब्रेरी वाले थे, कांटा वाला, क्या दिग्विजय जी को ये खोजते रहते हैं कि भैया तुम्हारे कहाँ है, तुमको एक्सीडेंट की सर्विस अवार्ड दिलवाना है। उल्टा अब हम लोग ये काम कर रहे हैं कि भैया लोगों को, मैं मोबाइल नंबर क्यों तमाम लोगों का नोट किया, इसलिए नोट किया कि मैं उल्टे गियर में काम करता हूँ, भैया आपका कोई रिमार्क नहीं है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी किया। तो ये एसोसिएशन है, ये सब काहे के लिए काम हो रहा है? भाई हमको कोई तनख्वाह तो दे नहीं रहा, अपने पॉकेट से खर्चा कर रहा है। मैं काशीपुर चला जाता हूँ, अपना टिकट तो सब कुछ, भाई रेलवे तो 3 को या 2 को पास देती है, उससे कितना हम करेंगे। काशीपुर जाता हूँ, बलिया में भी आपका ब्रांच है, सुना है ना आप लोगों ने, बलिया में ब्रांच है, छपरा में ब्रांच है, सारनाथ में ब्रांच है, प्रयागराज रामबाग में ब्रांच है, सीतापुर में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, खैराबाद में ब्रांच है, बस्ती में ब्रांच है, गोंडा में ब्रांच है। 20-20 ब्रांच चल रहा है। हर जगह हम जा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद हमारा स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है? अपना सीआरटी कराना। आप लोग भी अपना सीआरटी कराना चाहते हैं? जो कराना चाहता है हाथ उठाए, जो नहीं ठीक कराना चाहता है वो हाथ नहीं कराएगा। अरे भैया कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं ठीक कराना चाहते। अब सीआरटी कैसे हो? ठीक कैसे हो? जब आप इस एसोसिएशन की मीटिंग में आए तो क्या होगा, मीटिंग को डिजाइन किया गया बेसिकली। आप यहाँ मीटिंग में सत्यनारायण जी या निजामुद्दीन जी आके वैसे नहीं यहाँ पे अगली मीटिंग में बोलेंगे। इनको वहां से पूरा एक पैटर्न दिया जाएगा, उस पैटर्न पे ये बताएंगे कि साहब 1 हफ्ते पहले रेलवे बोर्ड से ये आदेश जारी हुआ है,
इस आदेश का इस तरह आपको फायदा मिलना है या मेडिकल के संबंध में ये चीज हुआ है, ये आपको बताएंगे। और जब ये आपको जानकारी मिलेगी तो आप किसी दूसरे को बता सकते हैं, और जब आप दूसरे को बताएंगे तो क्या होगा, यही आपका CR का ग्रेडिंग फिक्स करेगा। सही बात है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, अचानक हमारा जब मोबाइल मैंने खोला तो एक बड़ा अच्छा सा हैप्पी न्यूज मिला। क्या न्यूज मिला? न्यूज मिला कि केवल पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स अथवा फैमिली पेंशनर जो विडो उनके लिए LN मिश्रा रेलवे हॉस्पिटल गोरखपुर में कल कहता नहीं कि 20 तारीख है ना, 20 तारीख से लेके 19 तारीख तक, 20 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक 1 महीने का UMID कार्ड शिविर लगने जा रहा है। 9 बजे से लेके 16 बजे शाम तक कोई भी आदमी वहां पर जाके अपना UMID कार्ड बनवा सकता है। दोस्तों ये बताइए इस हॉल में कितने लोग ऐसे हैं जिनका UMID कार्ड नहीं बना है? कोई है? देखिए इस्लाम साहब के बहुत सारे लोग हैं जिनका कार्ड नहीं बना है। आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो मिली, आप अपनी बात को रख सकते हैं, बनवा सकते हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि वाराणसी मंडल के जितने पेंशनर हैं, जो पेंशन जो पाते हैं, भारत सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है ना, भारत सरकार ने अपने रिकॉर्ड से निकाल के गणना करके कैलकुलेट करके ये बताया है कि जितने पेंशनर है केवल 30% लोगों का UMID कार्ड बना, केवल 30%। ये सही बात है, अच्छी बात है। 70% लोग जिनका UMID कार्ड नहीं बना है उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका कौन माई बापू का कोई समाधान है? नहीं है। रेलवे हॉस्पिटल में जाके रेलवे हॉस्पिटल वाला एडमिट नहीं करेगा, कहेगा UMID कार्ड। सही है ना? तो इसलिए सबको बनवाना जरूरी है। बात को समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए यहाँ पर बताइए 1 महीने का कैंप लगा। अब वो जो 1 महीने का कैंप लगा उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा है, मैं विदेश गया हुआ था, CPO ऑफिस से एक अधिकारी का फोन आया कि साहब CPO साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं CPO से बात करूंगा तो उनका सारा मोबाइल का बैलेंस उड़ जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल कॉल का रेट लगेगा। मैंने अपने एक सहयोगी को कहा आप बात कीजिए। उन्होंने CPO साहब से बात किया। CPO साहब ने कहा कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। हमने कहा किस चीज पे सर? कहने लगे पेंशनर्स की समस्याओं पे। मजेदार चीज है ना, पेंशनर्स की समस्याओं पे CPO हमसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा अभी तो मैं विदेश में हूँ, मैं लौट के जब आ रहा हूँ तो मैं आपसे बात करूंगा। और फिर मैं लौट के आया तो गोरखपुर में जानते हैं हमारी 6 ब्रांचेज चल रही है। तो क्या होता है, वो शुरू होता है 15 तारीख को एक मीटिंग होती है, 17 को दूसरी होती है, फिर 20 को तीसरी होती है, 21 को चौथी होती है, 23 को 5वीं होती है और 25 तारीख को 6वीं होती है। तो हमको तो इस बीच में गैप ढूंढना था। 16 तारीख हमारा फ्री था। मैंने कहा 16 तारीख को मैं 4 बजे से मीटिंग कर सकता हूँ। CPO साहब कह रहे कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, आप आइए मीटिंग कीजिए। मैं, कोहली साहब और भी हमारे एक मित्र हैं, 3 लोग मिलके गए और बड़ी सम्मान के साथ हम लोग को बैठाया गया, चाय पानी पिलाया गया और मीटिंग के बारे में हमसे कहा गया। तो हमने उनको एक 10 सूत्री एजेंडा, 10 सूत्री में बहुत सारे हमारे मांगे थे। उन्हीं मांगों में 9वां नंबर का जो मांग था वो हमारा ये था कि हमारे जो पेंशनर्स है पूर्वोत्तर रेलवे के, इनका 30% से 35% तक ही UMID कार्ड बना हुआ है, जिसके वजह से बाकी जो 65 से 70% लोग हैं वो चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। और इसके लिए ये कार्ड बनने के लिए रेलवे की ओर से कैंप लगाया जाए। CPO ने कहा ठीक है, मैं इस काम को कराता हूं। और देखिए आज उसका आ गया। जो 10 सूत्री थी, 10 में 6 डिमांड हमारी 1 by 1 एक चीज हमारा पूरा होता चला जा रहा है। आज 6वां आइटम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 आइटम है। पेंशन अदालत हुआ था, पेंशन अदालत में करीब 20 केस आए थे, उसमें से 4-5 केस जो है वो बचे हुए हैं। उसके लिए कोहली साहब जो है वो मीटिंग करेंगे CPO के साथ। और कैंडिडेट को हमने कहा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट के सामने आप 5 केसेस में डिस्कस कीजिए, कैंडिडेट को सेटिस्फाई कर दीजिए, हमको और कुछ दीजिए।
उन्होंने कहा बिल्कुल, तो वो होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है इस तरह करके हम लोग एक एक चीज करके करते चले जा रहे हैं और इससे पेंशनर्स का बहुत बड़ा एक भला होता चला जा रहा है। अदरवाइज जो बता रहे ना पॉइंट्समैन साहब कहाँ गए, क्या नाम था? दिग्विजय जी कहाँ है? दिग्विजय जी का कहानी सुनना है। दिग्विजय जी भटनी स्टेशन पे पार्ट टाइम लाइब्रेरियन थे, इनको कुछ ऑनरेरियम मिलता था और जब रिटायर हुए तो इनका कितना 55,000 रुपया जो ऑनरेरियम रिकवरी कर लिया, काट लिया। अब दिग्विजय जी के क्या मान का था कि इसके लिए वो एप्लीकेशन दे के और किस तरह इसको करवाते, लेकिन जब इन्होंने हमको कहा, इनको कहा, इनके थ्रू हमारे तक मामला आया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसके लिए तो रेलवे को आईना दिखाना होगा, रूल दिखाना होगा, नियम दिखाना होगा और पूरा गूगल से, नेट से, कहाँ से तमाम सर्कुलर्स को मैंने इकट्ठा किया, सर्कुलर्स को इकट्ठा करके एप्लीकेशन से लिखवाया और वहाँ के डीपीओ को कहा, सीनियर डीपीओ से बात किया, हमने कहा आप लेके जाइए। हमने शायद एडीआरएम से कहा था ना मिलने के लिए, वो एडीआरएम से जाके मिले, एडीआरएम कहे नहीं मामला सही है। अब जब हम नियम कानून देंगे और कहेंगे इसके बेसिस पे आपने गलत काम किया है तो आदमी कैसे नहीं मानेगा, और अंत में प्रशासन झुक गया। आज की डेट पे उतने का बिल बन के इनका चला गया अकाउंट पे, आजकल पास हो जाएगा, वो इनको मिल जाएगा। ताली बजा सकते हैं आप। सवाल ये है कि अगर एसोसिएशन नहीं रहता तो कौन इसको इस तरह के केस में सर्कुलर निकाल के रास्ता दिखाता, कोई था? दोस्तों गुप्ता जी हैं, नरबू में काफी समय काम किए हैं, आप लोग पीएनएल मीटिंग कर। सवाल उठता है कि हम पेंशनर एसोसिएशन का बैनर लेके आप लोगों के साथ अपना सीआर ठीक करने के लिए तो काम कर रहे हैं, वो तो बात सही है, लेकिन हमारे पास ताकत कहाँ से आएगी? ताकत एक बहुत बड़ी चीज होती है ना, सरकार को आईना दिखाना, सरकार से बातचीत करना, उसके लिए भी ताकत होनी चाहिए। जानते हैं क्या है, हम लोग एफिलिएटेड हैं, ये जो हम लोग का वो है भारत पेंशन समाज है, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन है, ये दोनों से हम लोग एफिलिएटेड हैं। और जस्ट लाइक पीएनएम एक बॉडी है, उसको बोलते हैं स्कोवा, स्टैंडिंग कमेटी ऑन वॉलंटरी एजेंसी, वो और किसी का नहीं है बल्कि पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा संगठन है, बॉडी है। तो स्कोवा के पास एक पावर मिला हुआ है, वो क्या करता है, पेंशन मंत्रालय का जो सेंट्रल केंद्रीय मंत्री होता है, आज के डेट में डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, उनसे फेस टू फेस बैठ के मीटिंग करता है, जस्ट लाइक पीएनएम मीटिंग। इधर पेंशनर एसोसिएशन के लोग हो जाते हैं और इस साइड में वो मंत्री जी रहते हैं, उनके इधर जो है वो डिफेंस वाला, रेलवे वाला, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाला, बीएसएनएल वाला, केंद्रीय विद्यालय वाला, ये सारे के सारे दूसरे साइड पे रहते हैं और फेस टू फेस बात होती है। उसमें बहुत सारे मुद्दों का समाधान होता है, बहुत सारे मुद्दों का समाधान, और जो जिन मुद्दों का समाधान होता है उस पर पेंशन मंत्रालय सर्कुलर जारी कर देता है, उस सर्कुलर को लोग फॉलो करते हैं। एक वाकया बताएं आपको, अभी छपरा ब्रांच की में एक केस आया, वो केस था सिवान के रामेश्वर प्रसाद स्टेशन मास्टर का, और रामेश्वर प्रसाद स्टेशन मास्टर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो गई। रामेश्वर प्रसाद का नाम किसी सुना है? सिवान स्टेशन पे थे, एसएस थे, आप सुने हैं। उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनकी वाइफ को पेंशन मिलना, विडो को पेंशन मिलना शुरू हुआ। पेंशन का एक नियम होता है, पेंशन कितना मिलता है एम्प्लॉय को, जो पेंशनर हैं, जो हम आप रिटायर होते हैं, 50% मिलता है लास्ट पे का, लेकिन पारिवारिक पेंशन जो होता है वो कितना मिलता है? वो 50% नहीं मिलता, कितना मिलता है? 40% मिलता है, वो रिड्यूस हो जाता है एक टाइम लिमिट के बाद। उनके केस में क्या हुआ, उनकी विडो को रिड्यूस नहीं हुआ, उसी रेट पे मिलता चला गया। अच्छा, सेम रेट में मिलता चला गया। और भाई साहब उस विडो बेचारी अंगूठा लगा के पेंशन ले लेती थी। शुरू में उसको कम भी मिला, लेकिन उसको कोई पता नहीं, बाद में उसको ज्यादा मिला। वो भेद तब खुला जब बैंक ने कहा कि आपको 25,35,355 रुपया का ओवर पेमेंट हुआ।
25 लाख का ओवर पेमेंट हो गया है। बैंक ने कहा कि इस पैसे को जमा कीजिए, नहीं तो पेंशन आपका बंद। समझ रहे बात को? अब ये बताइए, अगर 25 लाख का ओवर पेमेंट हो गया है तो कोई आदमी इतना रकम रखा रहता है जो लाके जमा कर सकता है कोई? अरे भाई, वो तो वृद्धा है, उसको तो क्या है, 2 रोटी सूखी लोग दे देते होंगे, बेचारी अपना अंगूठा लगा देती होगी, पेंशन आ जाता होगा और पेंशन को एंजॉय करते होंगे। उसके बाल बच्चे बेटे वो घर में रखा तो रहता नहीं, खत्म हो गया। अब पेंशन जो है वो बंद, 2 महीने से बंद। तब जाके केस आया छपरा में। हमने बुलाया कैंडिडेट को, अपने घर पे बुलाया, सारा कागज पत्र देखा, सब कुछ करने के बाद मैंने CPPC जो बैंक था, ब्रांच नहीं बंद कर रहा था, सारे ब्रांच को मिला के अलग से ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसने बंद कर दिया था। उसको चिट्ठी लिखा कि साहब आपने इस वृद्धा का पेंशन जो बंद कर दिया है, सो हकीकत यहाँ पे कुछ अलग है। पहला चीज ये है कि जो 2003 का केस 2006 में रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 16 का रिवीजन होना चाहिए, वो रिवीजन नहीं हुआ। 80 वर्ष से ऊपर की वृद्धा है, 20% बढ़ जाना चाहिए, वो नहीं बढ़ा। इस सब और दूसरी चीज हमने कहा कि जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, इसका जो हमारा सुप्रीम बॉडी है स्कोवा की मीटिंग में ये चीज निर्णय लिया गया था, जिसको पेंशन मंत्रालय ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके संगठन के साथ मीटिंग का माइनोट किसने सर्कुलेट किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हमने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर दिया हुआ है कि अगर ओवर पेमेंट भी हो जाए तो किसी का आप पेंशन बंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर पेंशन बंद कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका आजीविका समाप्त हो जाएगा और किसी की आजीविका समाप्त करने का किसी को हक नहीं है। तो हमने कहा उस डिसीजन में ये लिखा हुआ है कि बैंक की गलती से अगर ओवर पेमेंट हुआ है, इवन देन बैंक पेंशन को नहीं रोकेगा, बल्कि पेंशन प्लस डीए जितना अमाउंट आता है उसमें 1/3 को रोक के अपना जो भी समायोजन करना हो करे, 2/3 उसको देता रहेगा ताकि उसकी जिंदगी चल सके। जब हमने इस चीज को लिखा फिर भी बैंक वाले नहीं मान रहे। अब वो उनका बेटा कहने लगा कि अब मैं अंकल जी क्या करूँ? हमने कहा घबराओ मत, मैं ड्राफ्ट बनाता हूँ। हमने कहा सिवान में तुम FIR लॉन्च करो। सिवान में FIR लॉन्च हुआ। उसके अलावा एक बैंकिंग लोकपाल होता है, उसको हमने चिट्ठी लिखा। जब इतना चीज हुआ तो बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक खुद पे आ गया और उसने कहा कि ठीक है आप जाइए ब्रांच में, आपको आपका पेंशन चालू हो जा रहा है। और आप लोग जान के पूछे कि उसके बाद से जो चालू हुआ आज से लगातार मिलता। आप लोग ताली बजा। दोस्तों सवाल ये है कि अगर इस तरह का एक 2 केस में नहीं हुआ, अभी मिथिलेश बाबू ने भी एक केस में कहा कि फैमिली पेंशन था उसको एक्स ग्रेसिया मान के बंद करवा दिया, और जब हमारे कॉलेज में आया तो मैंने कहा नहीं ये एक्स ग्रेसिया नहीं है, फैमिली पेंशन है। क्यों? इसलिए कहा है कि उसमें पीपीओ रिवीजन नहीं था। हमने जब पीपीओ रिवाइज करवाया तो उसमें क्लियर कट आ गया था फैमिली पेंशन, और उसका भी पेंशन चालू हो गया। कई केसेज में छपरा में भगवान बैंक का केस है, पता लगा आके और उसको चेक करके क्या किए, सोनपुर वाले आके उसका ऑब्जेक्शन लगा दिए, कितनों का पेंशन बंद हो गया, वो सबको चालू करवाया गया। तो सवाल ये है कि सवाल ये है कि ये तो स्थिति है, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब किसका पेंशन लड़खड़ा जाए, कब किसके साथ बीमारी की चीज हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वही चीज है कि जब आप एसोसिएशन से जुड़े रहते हैं, इसकी मेंबरशिप लिए रहते हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ अमीर रमन नहीं है, इनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी भी जिम्मेदारी है, तिवारी जी की भी जिम्मेदारी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है। आप क्या होता है जब परिवार से जुड़ते हैं तो आपका सुख
में सब लोग सुखी होते हैं, आपका जो दुख होता है सब लोग आंसू करा बहाते हैं। लीजिएगा वो छपरा किसी की तबीयत खराब होती है तो सब लोग दौड़ के जाते हैं कि नहीं भैया हमारे परिवार की एक आदमी की तबीयत खराब हो गई है, और तभी ही असली आनंद आता है। सही है। तो दोस्तों एक दो बात नहीं है, यहाँ धीरे 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 जब आप आइएगा इसकी गहराई में तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। सब है ना, दवाई और क्या कहते हैं इलाज और चिकित्सा और ये वो, अब कहने लगे तो भाई बड़ा मुश्किल है, टाइम का शॉर्टेज है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हर तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है। मेंबरशिप के रूप में कितना लगता है? 500 रुपया लगता है। 500 में 350 हेडक्वार्टर जाता है, 350 में 300 रुपया जो है बुलेटिन फंड में चला जाता है, केवल 50 रुपया रहता है हम लोग पास, जिससे हम लोग एप्लीकेशन वगैरह देते हैं। 150 रुपया जो यहाँ रहता है, जब महीने में मीटिंग होगी तो आप लोग चाय पानी पीना चाहेंगे कि नहीं पीना चाहेंगे? तो वही जो 150 रुपया वहाँ है, उसी 150 रुपया की बदौलत जिंदगी भर कोई चाय पानी पिला सकता है, लेकिन यहाँ एसोसिएशन की भाषा बड़े मजेदार चीज है। और इतना ही नहीं, जब आप 80 साल के होते हैं तो जानते हैं वो जो 500 रुपया है सूद मूल समेत बढ़िया उलन शॉल पहना के, माला पहना के, गिफ्ट दे के आपको सम्मानित किया जाता है। और जब 85 साल के हों तो दोबारा सम्मानित किया जाता है। ईश्वर करे 90 साल के हो जाए तो दोबारा सम्मानित किया जाता है। 95 हो जाए तो दोबारा सम्मानित किया जाता है। बताइए 500 का कितना वसूल कीजिएगा? क्यों? सही है ना, कितना वसूल कीजिएगा? अब उस पर भी अगर आप कोई कोताही बरतता है कि भैया मेंबरशिप नहीं लगे तो खैर ईश्वर उसको मालिक, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ बातें आपको बतानी थी, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भटनी में जो भी समस्या है उसका निदान होगा। निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या को हमने नोट किया है। जो कुछ समस्याएं बची हुई हैं, अभी मिथिलेश जी से हम आग्रह करेंगे कि वो अपने को ये ना समझें उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का बेटा ये ब्रांच है, तो यहाँ की समस्याओं को अभी ये देखते सुनते रहेंगे। आज हमारे पास 5 या 6 समस्याएं हैं, और 6 समस्या में 4 समस्या तो गारंटीड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 समस्या में थोड़ा पापड़ देखना पड़ेगा, उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।